हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम अपना एमसीक्यू रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड यूनिट का रिवीजन है ये। फर्स्ट यूनिट का हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 34 क्वेश्चंस थे, वो हमने अटेंड कर लिए। अब हम आगे का एमसीक्यू देखते हैं, जो कि है, देखिए सबसे पहले आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मार्केट। तो बायर्स भी होते हैं एसेंशियल फीचर्स, सेलर्स भी होते हैं और प्राइस भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री, सबके सब है। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्नड बाय। लॉन्ग रन में प्राइस किससे गवर्न करोगे? सीओपी से, क्योंकि सीओपी अगर आपका कंट्रोल में है तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव रह सकते हो, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्रॉफिट अर्न करोगे तो मार्केट में सर्वाइव करोगे। तो लॉन्ग रन में अगर आपका सीओपी पे कंट्रोल है तब आप रह सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स। देखिए मैंने समझाया था ये अपने रेगुलर क्लासेस में भी कि अगर लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और पीसी की बात कर रहे हैं तो कोई भी फर्म क्या कमाएगी? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाएगी? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एक फीचर है ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, उसकी वजह से दूसरी फर्म्स जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो उनको देख के जो दूसरी फर्म्स आई हैं वो क्या है, उनके आने से जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी, और अगर जो लॉसेस कर रही हैं इनकर, वो क्या करेंगी? अब वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी, क्योंकि दूसरी फर्म्स एग्जिट कर गई हैं। तो इस रीजन की वजह से आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। A firm faces shutdown situation when। देखिए ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है। फर्म, मैंने आपको अपने रेगुलर क्लासेस में भी बताया था कि अगर कोई प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है, कोई प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो आप बिजनेस में बने नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आपकी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या है? कम है। आपकी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। अगर कम है तो मतलब इसको भी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप ये कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो तब आपको बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो चलो, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, कॉस्ट जो उसकी होती है ना, उसका ब्रेकअप क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट का भी उसका कुछ एक पार्ट रहता है, एक पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट का रहता है, एक वेरिएबल का रहता है ना। नॉर्मली ये वाली कॉस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, उसको तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये कवर नहीं हुई तो चलेगा, पर एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में क्या चीज़ें आती है? लेबर और रॉ मटेरियल। एटलीस्ट इतनी कॉस्ट कवर होगी तभी तो आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑप्शन ए, when the price is less than average variable cost। आगे चलते हैं, द फर्म डेट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कोई फर्म अर्न कर रही है तो अब आप क्या बोलोगे उसके लिए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, द मार्केट स्टेट डेट सेटिस्फाइज ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमने देखा था पीसी मार्केट और एक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, दोनों के फीचर्स देखे थे। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे हमारा होमोजीनियस था, यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है वो? अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हिट्रोजीनियस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मोनोपोलिस्टिक में जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट वाली जो फर्म्स होती हैं, कोलगेट है, मिसवा है, रेड है, ये सारी अलग अलग हैं, तो वो क्या है, अपने प्रोडक्ट को अलग रखती हैं। तो वहाँ पर वो सिर्फ इसी पॉइंट में पीसी और मोनोपोलिस्टिक अलग अलग होते हैं, बाकी सब जगह एक जैसे हैं कि फ्री लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसमें भी दोनों में ये पॉइंट रहता है। दूसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, दोनों में रहता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं। अलग क्या होता है? पीसी के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता है, एक जैसे प्रोडक्ट्स होंगे पीसी के अंदर, पर मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है ऐसा मार्केट जहाँ पर आप बताओ कि
पीसी जैसे ही फीचर्स हैं, बस प्रोडक्ट में अलग है, तो वो है मोनोपोलिस्टिक. नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन द मोनोपोलिस्टिक फर्म द फर्म मेक्स. देखो, शॉर्ट रन की बात की. शॉर्ट रन में अगर आपकी प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से बड़ी हुई है, मतलब क्या हुआ, एटीसी को कवर कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न कर रही है. कॉस्ट को कवर कर रहे हो मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. तो शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं. अब यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक का फीचर मैंने बताया ना, एक और है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. दोनों में ही है, किसमें, पीसी में और होमोजीनियस में, इसमें मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एंड एग्जिट. तो पहला देखो क्या ऑप्शन है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है क्या, द फर्म मेक्स प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन द मार्केट, ये ऑप्शन लग रहा है. फिर से क्वेश्चन पढ़े, इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म द फर्म मेक्स प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन द मार्केट. सही लग रहा है ये, क्योंकि उसके प्रॉफिट को देख के दूसरे लोग आएंगे. नेक्स्ट है इसमें प्रॉफिट इन बार एंट्री टू न्यू फर्म्स. बार तो कर ही नहीं सकते आप एंट्री, किसी को मना तो नहीं कर सकते एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ फ्री एंट्री है. मेक्स लॉसेज एंड एग्जिट द मार्केट, लॉसेस थोड़ी कर रही है, अगर वो एटीसी पूरा कवर कर रही है तो प्रॉफिट में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स, ये भी नहीं हो सकता. तो इसका ऑप्शन क्या है सही, ए वाला. समझ आया. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होते ही हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स तो नहीं होता. नॉर्मल इन शॉर्ट रन, सिंगल बायर. इसने पूछा है कौन सा है जो मोनोपोलिस्टिक के हिसाब से, तो कौन सा है आपके हिसाब से, सिंगल बायर तो मोनोपोली के हिसाब से होता है. नॉर्मल इन शॉर्ट रन, ये कौन सा हो सकता है, ये पीसी भी हो सकता है और ये मोनोपोलिस्टिक भी हो सकता है. होमोजीनियस किसका है, पीसी का है. तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, पहला वाला, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, मेन फीचर ये. होमोजीनियस नहीं होता है, नॉर्मल इन शॉर्ट रन भी नहीं है और सिंगल बायर भी नहीं. इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज अ प्राइस मेकर. मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है कि कंपटीशन की, फ्री परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है, कैसी होती है, कोई भी फर्म कैसी होती है, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, तो वो तो प्राइस लेती है. प्राइस मेकर कौन है इसमें, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बताएगी भाई आलू का भाव आप 40 रुपये केजी लो, तो ये फर्म वो करेगी. तो प्राइस मेकर पूछा है, तो प्राइस मेकर कौन है, इंडस्ट्री, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज. मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व या सेम एज इट्स सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, मैंने हमेशा बताया है AR ही आपकी प्राइस कर्व है और वो ही आपका डिमांड कर्व भी होता है. ठीक है. ये सप्लाई कर्व तो आपकी कॉस्ट कर्व रहती है, मतलब सप्लाई साइड रहती है ना, वो आपका MC कर्व आपका सप्लाई कर्व होता है. डिमांड कर्व आपका AR होता है हमेशा. ए ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट आते हैं मनी एंड बैंकिंग की यूनिट पे. आ जाइए, इसके MCQ पे पेज नंबर है 139. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी. नियर मनी मतलब मनी और उसके इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, मनी और उसके इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं.
कि जो मनी के जैसा ही है, मतलब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जाके डिस्काउंट करवा देते हैं तो मनी के बराबर हो जाता है। सेविंग बॉन्ड्स वो भी हैं, गिल्टेड सिक्योरिटीज वो भी हैं। तो ये ऑल द थ्री होगा इसका ऑप्शन, ऑल द थ्री। अब इसने बोला ऑप्शनल मनी इज, ऑप्शनल मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी नॉर्मली देखो क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर मनी होता है। सेकंड वाला कैसे होता है? हुंडीज का नाम सुना है? हुंडीज, हर्षद मेहता का नाम सुना है जिसने स्कैम किया था? हर्षद मेहता था, उसने यही हुंडीज का बहुत बड़ा लफड़ा किया था। ये हुंडीज जो होती है ना, ये नॉर्मली कैसी होती हैं, आप इसे एक्सेप्ट, मतलब लीगल तौर पे नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा हुआ है, पर नॉर्मली इंडियन मार्केट में ये चलन में है। तो इसको बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। इसमें क्या होता है, आप ना पैसा जो है इकट्ठा करके किसी और को देते हो किसी और काम के लिए, और फिर उससे एक के बाद एक उसको घुमाते रहते हो, तो वो होता है हुंडीज। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शनल मनी। ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि मैंडेटरी मनी तो हम पेपर, कॉइन्स, नोट्स इसके रूप में देखते हैं, ये ऑप्शनल मनी है और नॉन लीगल है ये। ठीक है, लीगल नहीं है। Which of these following function does money serve when used to measure the prices of different goods and services? अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को अगर मेजर करने का काम दिया है तो कौन सा आप मनी सर्व कर रही है? मनी के हमने देखे थे कितने थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंसी, तीन तरह के फंक्शंस थे, 2, 3 और 4 मैंने बताए थे। इसको ऐसे याद करना, प्राइमरी 2 हैं, सेकेंडरी आपके 3 हैं, और जो कंटिजेंसी फंक्शंस है वो हैं 4। ठीक है, तो अब अगर आप देख रहे हो कि मनी को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो आप प्राइस कब लेते हो? जब आपको ख़रीदना होता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आप प्राइस डिफरेंट गुड्स की अगर लगा रहे हो तो इसलिए लगा रहे हो ना कि आप पैसे दोगे, आपको मालूम पड़े कि आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी? विच ऑफ दीज अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी? रियल इनकम डिमांड फॉर मनी के लिए होता है कि पैसे की डिमांड आप कब करोगे, आपकी इनकम कितनी हाथ में है नहीं है उसके हिसाब से आप डिमांड करोगे। सेकेंड है आपका प्राइस लेवल, नहीं, प्राइस लेवल डिमांड को नहीं बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपकी मनी की डिमांड को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर बैंक्स बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं तो डिमांड कम हो जाएगी पैसे की, और अगर उनको अगर लोन ज़्यादा देना है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगी, तो लोगों में डिमांड बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल इनकम, ये दोनों चीज़ें जो है, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड सी, उनके कारण मनी की डिमांड क्या होती है आपकी, अफेक्ट होती है। विच ऑफ दीज वुड लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर मनी? मनी की डिमांड किससे कम हो जाएगी? मनी की डिमांड जो है उसमें फॉल कैसा आएगा, डिमांड कम कैसे होगी? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में तो पहले लोगों के पास पैसा बहुत रहता है, तो मनी की डिमांड तो नहीं करेंगे ना, पैसा है, प्राइजेस राइज करी हुई हैं, ठीक है, तो लोगों को वैसे भी पैसा नहीं चाहिए ना, क्योंकि उनको खरीदना ही नहीं है, तो डिमांड कम रहेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन रियल इनकम, रियल इनकम अगर आपके पास पहले ही है, लोगों के पास बचत करा हुआ पैसा है, तो वो पैसा क्यों मांगेंगे? ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, इंटरेस्ट की दर बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, हमने देखा ना ऊपर भी क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मनी की डिमांड पे डायरेक्ट असर होता है, तो यहाँ फॉल इन डिमांड बोला है, तो यहाँ पे रेट इंक्रीज होगा तभी तो फॉल इन डिमांड होगा। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी, वैसे तो हमने M1, M2, M3 तीन चीज़ें पढ़ी थी, पर ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि मनी का सप्लाई जो है
तो वो आप किस हिसाब से देखते हो? तो इसका पहला ऑप्शन आएगा टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, लोग जितना मनी पकड़ के रखते हैं या उनके पास जितना पैसा है उसको हम देख रहे हैं कि सप्लाई में वो चीज़ हम पहले काउंट करते हैं। जो आरबीआई के पास है इससे हमें क्या मतलब है? ठीक है, या कमर्शियल बैंक्स के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ये लोग तो वैसे भी मॉनिटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास तो पैसा हो गई। ठीक है, इनके पास तो पैसा हो गई, पर हमें उससे मतलब नहीं है। अगर सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे हैं तो हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर कल्चरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया के लिए नाबार्ड है ना। आरबीआई चेक इन्फ्लेशन बाय, आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे चेक करती है? हमने बताया था बैंक रेट। बैंक रेट मतलब क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा दे रही है, लोन दे रही है, तो उस पर जो चार्ज कर रही है वो है बैंक रेट। ठीक है, ये बैंक है, बैंक चार्ज करेगी, वो बैंक रेट है। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन अगर चेक करना है, इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसे बहुत है, महंगाई बहुत है, तो लोगों से महंगाई खींचनी है, पैसा खींचना है ताकि वो और महंगाई ना बढ़ा सके। तो वहाँ पर वो क्या करेगी? रेट्स को बढ़ा देगी, तो बैंक रेट भी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। सीआरआर भी इंक्रीज कर सकती है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, जो आरबीआई के पास एक फिक्स्ड उसमें रखना पड़ता है हर एक बैंक को। अगर उसने बोला कि आप 100 रुपये इकट्ठे कर रहे हो पर मेरे को 50 रुपये तो मेरे पास ही रखोगे, तो आपकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई? 50 ही रह गई। अगर इसी जगह पहले क्या केस था, 100 में से 20% ही था आपका सीआरआर, तो आप 80 रुपये तक उधार दे सकते थे। पर अब उन्होंने क्या किया? सीआरआर बढ़ा दिया, 20 से 50 पर ले गए। तो इससे क्या होता है कि उनकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है कमर्शियल बैंक की, और उसके कारण लोन में मतलब डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए इन्फ्लेशन आपका चेक होता है। तो यहाँ तो दोनों आंसर आ सकते हैं, ए बी और बी बी। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ना, बोथ, वो है इसका आंसर। दोनों हो सकते हैं। सीआरआर को बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई चेक कर सकती है। नेक्स्ट है इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू रिसेशन। रिसेशन है मतलब क्या है? आरबीआई पैसा डालने की बात करेगी इकोनॉमी में। रिसेशन है मतलब क्या है? डिप्रेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा सिस्टम में छोड़ने की बात करेगी। पैसा सिस्टम में कैसे देगी? बॉन्ड्स अगर, हाँ वो तो करेंगे, पर बाय बॉन्ड्स क्या लिखा है? ये मान लो, ये देखो, ये आरबीआई है ना, और ये है पब्लिक। अब आरबीआई क्या करती है? अगर बॉन्ड्स बाय करती है, बाय करते हैं, जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम पेमेंट देते हैं ना सामने वाले को, तो पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा? आरबीआई से पब्लिक के पास जाएगा कैश, है ना। और इसी जगह अगर मैंने बोले सेल करना है, सेल करना है तो क्या है? हम पैसा लेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे वापस। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि अगर आपको रिसेशन चाहिए, रिसेशन में मतलब पहले ही डिप्रेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा डालना है, तो बाय करेंगे ना। बाय करने से क्या होगा? कैश सिस्टम में जाएगा, तो उसके हिसाब से क्या है? बाय बॉन्ड्स तो सही है। फिर रिड्यूस सीआरआर। अभी हमने देखा कि सीआरआर के कारण आप इन्फ्लेशन चेक कर सकते हो। ऊपर देखा था ना, सीआरआर बढ़ा दोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो हमें अगर डिप्रेशन की बात करनी है तो इसको सीआरआर को कम कर दो। तो हमने क्या किया, जहाँ 100 रुपये पहले था और 20 रुपये का लेंडिंग था, 80 रुपये ही लेंड कर सकती थी कमर्शियल बैंक्स, अब हमने सीआरआर की कितनी कर दी? 15 कर दी। तो कितना हो गया? 85। तो पैसा सिस्टम में चला गया। तो यहाँ पर रिड्यूस सीआरआर भी एक है। ईज आउट बैंक रेट मतलब बैंक रेट भी कम कर दो, ये भी एक तरीका है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल। समझ आया? मैनिपुलेशन इन सीआरआर इनेबल्स द आरबीआई टू क्या क्या करने के लिए? सीआरआर को हम मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट का मतलब क्या हो रहा है? कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अगर हम सीआरआर को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना कि 100 का हमने पहले 20 था,
कभी हम 50 कर रहे हैं, कभी हम 15 कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपना CRR है इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो हम RBI क्या कर सकती है, लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकती है। जैसे अगर आपको चाहिए कि पैसा सिस्टम में जाए तो आप CRR क्या करोगे, कम कर दोगे, और आप चाहते हो कि लोगों से पैसा आ जाए तो CRR बढ़ा दोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रहता है। एग्जिम बैंक इज ऑथराइज टू रेज लोन फ्रॉम, एग्जिम बैंक को अगर पैसा चाहिए ना तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है। एग्जिम बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकती है। RBI, हाँ, एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स होती हैं ना, तो वो गवर्नमेंट से भी पैसा ले सकती है। उनको पैसे की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। इसका जो ईयर है वो हाँ नहीं, इसका 1936 नहीं है, मेरे 1949 याद है मेरे को, ऐसा है। इसका एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1949 है। हाँ वही ना, अभी मैं एक मिनट में चेक करके बताती हूँ आपको। आयरविंग फिशर, ये 1949 है मेरे को जहाँ तक याद है। ये देखो पेज नंबर मिला क्या, 1949 लिखा है इन्होंने, नहीं पीछे आपका आंसर गलत है। नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है। जनवरी 1949। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था और अब उसकी जगह हो गया ये फीमा, याद रखना। रेपो ट्रांजैक्शन मीन्स, रेपो का मतलब क्या, और फिर रिवर्स रेपो का मतलब क्या, ये दोनों क्वेश्चन समझेंगे हम। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, हम जो कमर्शियल बैंक्स है ना, ये पब्लिक को जब देती हैं पैसा तो बैंक रेट होता है एक, तो उसको बैंक रेट बोलते, ऊपर भी देखा था मार्केट रेट, हाँ BR। पर RBI जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है ना, RBI जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। एक दिन के होता है तो उसको MSF बोलते हैं, ये एक दिन के लिए होता है, नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तुम्हारे इस कोर्स में नहीं है। फिर एक होता है रेपो रेट, जब आपने 14 दिन के लिए लोन दिया, मतलब RBI कमर्शियल बैंक को 14 दिन के लिए पैसा अगर दे रही है तो रेपो रेट से रेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा किसके पास से जा रहा है, RBI से कमर्शियल बैंक के पास आ रहा है। अब रिवर्स रेपो क्या बोलते हैं हम, जब कमर्शियल बैंक RBI के पास जाती है कि भाई मेरा 1-2 दिन, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो वो बोलते हैं कि इतने डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, तो अब हम लैंडिंग तो हो नहीं सकती बैंकिंग की, तो बोले उस पर इंटरेस्ट ही कमा लेंगे। अब इनके फंड्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक दिन का भी इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, वो क्या करते हैं, आइडल पड़े हुए जो फंड्स हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो 1-2 दिन के लिए RBI के पास रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो की रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। तो अब हम आते हैं रेपो ट्रांजैक्शन मीन्स सेल ऑफ सिक्योरिटीज। Sale of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at the, देखो सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर
ऑफ द टू द इन्वेस्टर, बोल्डर नहीं है, होल्डर है ये, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम एट प्री डिटरमाइंड रेट। रेपो ट्रांजैक्शन समझाया है इन्होंने कि रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज खरीद रहा है, किससे? होल्डर से। सिक्योरिटीज जिसके पास हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज मान लो ए के पास हैं, ए ने क्या किया, बी एक इन्वेस्टर है उसको बेचा, ए ने बी को कुछ सिक्योरिटीज बेची, सेल की, इस एग्रीमेंट के साथ कि वो परचेज करेगा किसी और दिन किसी और रेट से, प्री डिटरमाइंड रेट से प्री डिटरमाइंड डेट पे, वो होता है रेपो ट्रांजैक्शन। ये रेपो रेट से अलग है, ठीक है, रेपो रेट अलग है, रेपो ट्रांजैक्शन अलग है। यहाँ रेपो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो यहाँ सिक्योरिटीज़ क्या कर रहा है, जो होल्डर है वो क्या बेच रहा है अपनी सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर को, और बोलता है कि मैं तुमसे वापस खरीद लूँगा इस कीमत पे, इस प्राइस पे, इस डेट पे, ठीक है, ये होता है। अभी अगर नीचे चलो रिवर्स रेपो पे, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या है, यहाँ पर रिवर्स रेपो का मतलब होता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू, नहीं ये तो नहीं है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द कमिटमेंट टू सेल और परचेज, नहीं ये भी नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम एट मार्केट ड्रिवन रेट। यहाँ पे दोनों जगह सेल हो रहा है, सेल कौन कर रहा है, होल्डर, किसको कर रहा है, बाय कौन कर रहा है, इन्वेस्टर, ठीक है। जो इन्वेस्ट करना चाहता है ना, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है ये मेरे बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ मैं बेचना चाहती हूँ, तो इसने पब्लिक को बेचा, तो इन्वेस्टर मतलब जो पब्लिक है वो खरीद रही है वो सिक्योरिटीज़। जब वो खरीदती है तो गवर्नमेंट बोलती है तुम अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को पैसा दे दो, इसमें मेरी सिक्योरिटीज़ जो है वो खरीद लो, फिर मैं तुमसे ये वापस खरीद लूँगा प्री डिटरमाइंड रेट पर, प्री डिटरमाइंड डेट पर, प्री डिटरमाइंड टाइम पे, ठीक है, ये सब मैं कर लूँगा। तो ये बोलते हैं अपन, वो था अपना रेपो ट्रांजैक्शन। रिवर्स रेपो मतलब जब हम बोलते हैं कि उस टाइम मैं तुमसे खरीद तो रहा हूँ, वापस मैं तुमसे खरीदूँगा पर मैं मार्केट ड्रिवन रेट पे खरीदूँगा, पर उस टाइम जो मार्केट में रेट होगा ना उसके ऊपर खरीदूँगा, मैं पहले से नहीं बताऊँगा तुम्हें। जहाँ प्री डिटरमाइंड आ गया ना वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेपो ट्रांजैक्शन। ये प्री डिटरमाइंड आ गया ना, ये है रेपो ट्रांजैक्शन। और जहाँ उसने बोला मार्केट ड्रिवन है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, वो है गिवन अ रिजर्व रेशियो ऑफ 20% इन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 इन बैंकिंग सिस्टम वुड क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, सेकेंडरी डिपॉजिट कितने का बनेगा, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है हमें, इनिशियल डिपॉजिट है 1000 का, तो 1000 का डिपॉजिट है, 20% उसने कहा कि CRR रखना है, तो इसका 20% कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। तो 800 आपका क्या हुआ, जितना आप दे सकते हो, ये सेकेंडरी डिपॉजिट में नहीं, ये आपका कितना है, ये आप आगे लेंड कर सकते हो, ये आपका लेंड करने वाला है, ये आपका CRR है। हमने ये देखा था कि अगर हमें सेकेंडरी डिपॉजिट कैलकुलेट करना है तो हमें 1000 को 800 से ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1800 हो गया, क्योंकि पहला इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 का, फिर 800 का, फिर 800 से आप वापस 20% करो, कितना हुआ 160, तो 540 हो गया ये। तो अब आपका डिपॉजिट कितना बना 540। ऐसे करते करते जब तक ये ज़ीरो नहीं आ जाता ना तब तक ये चलता रहता है।
तो यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो इतना इतना कवर होता जाएगा, जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है ना वो आपकी वो आपकी कम होती जाती है, और उसमें आप बाकी जितना डिपॉजिट्स हैं वो होते रहते हैं, वो ऐड करते रहो। जैसे पहले क्या था, 1000 था, फिर इसमें से 200 माइनस किया तो 800 बचा, उसमें से ये पहला डिपॉजिट था। सेकंड क्या था, 160, तो 540 बचा ये, ठीक है। अब इसका 540 का भी आप 20% कैलकुलेट करो, एक 108, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा, ठीक है, 108। फिर 432 का आप वापस 20% करो, तो इस तरह से क्या होगा, जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट, ये पूरा आप ऐसे टोटल करते रहोगे, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ। अब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसी क्वेश्चन में वो अगर ये पूछ रहे हैं कि आपका क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में गिवन इसमें ये पूछते हैं कि आपका क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/CRR। हमने देखा था ना CRR और क्रेडिट क्रिएशन का इन्वर्स रिलेशनशिप है। CRR आप मैंने कौन से पेज पे बताया था, ये देखो, ये देखो इधर आया क्रेडिट क्रिएशन, नहीं इसमें तो नहीं है अभी, ये बैंकिंग 3.2 है, एक सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रेडिट क्रिएशन नहीं, क्रेडिट क्रिएशन का उसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। क्यों, क्योंकि CRR जितना ज़्यादा होता है आप लैंडिंग उतनी कम कर सकते हो ना, तो ये क्या है, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। ये कहीं तो लिखा था इन्होंने, अभी मिल नहीं रहा मेरे को, ये देखो, देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ कैश रिजर्व एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन बाय अ बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इन्वर्स रिलेशनशिप में आती है। तो अगर अब आपको क्वेश्चन उसने दिया, इसी क्वेश्चन में वो क्रेडिट क्रिएशन पूछता है ना आपसे, सेकेंडरी डिपॉजिट भी पूछ रहा है और क्रेडिट क्रिएशन भी पूछ रहा है। क्रेडिट क्रिएशन पूछता है तो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखो 1/CRR है, तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू CRR कितना है, 20% है, ठीक है। 20 का परसेंट का क्या मतलब हो गया, आपका मल्टीप्लायर क्या है, क्रेडिट, ये क्रेडिट क्रिएशन का मल्टीप्लायर होता है ये, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/20/100, तो 100/20 तो क्या आ गया 5, क्रेडिट क्रिएशन का मल्टीप्लायर क्या आया 5, 5 को आप किसके साथ इंटू करोगे, ओरिजिनल 1000 के साथ, तो कितने का आया 5000 का, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ 5000 का, ठीक है। तो अब आप सोचो 1000 से 1000 रुपये को 5000 में टर्न कर दिया इन्होंने। मनी मार्केट डील्स विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनी मार्केट डील्स विथ, मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म क्रेडिट,
कैपिटल मार्केट जो है वो क्या है, कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के हिसाब से होता है, ठीक है। मनी मार्केट जो है वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, मतलब 364 डेज तक के लिए ही मनी मार्केट में पैसा उधार दिया जाता है। कुछ भी होगा 364 दिन से कम के लिए ही क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनी मार्केट इंक्लूड्स, मनी मार्केट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आती हैं, ट्रेजरी बिल्स भी आती हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों आते हैं, ऑल ऑफ दीज। इन इंडियन मनी मार्केट हु आर द मेन बोरोवर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इंडियन मनी मार्केट में अभी ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फंड्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट टर्म फंड्स कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, लोकल बॉडीज भी लेती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। मनी मार्केट हमने देखा था, मनी मार्केट कैसा मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, 364 डेज तक का ही यहाँ पे उधारी चलती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ कोई भी पैसा ले सकता है। इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने देखे थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉल एंड मनी मार्केट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब देखा था हमने, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ही कंट्रोल करती है मनी मार्केट को। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रैल 1999 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बिल्स फॉर द पीरियड ऑफ, तो हमने टी बिल्स के नाम से पढ़ा था। टी बिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। ये देखो पेज नंबर आया हो 136, इसमें देखो टी बिल्स जो हैं ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है डिस्काउंट पे। तो पहले टी बिल्स तीन तरह के, T91 मतलब 91 डेज के लिए होते हैं, T182 मतलब 182 डेज के लिए, और अब आ गया है T364, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट वाला T364, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रैल 1992 में इशू किए गए थे। अप्रैल 99 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 160 364, यहाँ पे ये 99 लिखा है, अप्रैल 99, अपने को मेन उसमें उन्होंने अप्रैल 92 लिखा है, ठीक है। 364 डेज से ज़्यादा का तो इशू कर ही नहीं सकते। 91 डेज जो है वो पहले करा था इन्होंने, उसकी डेट अलग थी, मतलब वो थी 70s के आसपास, 80s के आसपास 182 डेज़ का क्या था, फिर 90s में इन्होंने 364 डेज़ का क्या था। इन कॉल मनी मार्केट, ये हमने पढ़ा हुआ है, कॉल मनी मार्केट मतलब क्या होता है और नोटिस मार्केट क्या होता है। देखो जब एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को अगर एक दिन के लिए पैसा दे रही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट। क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट। नोटिस मार्केट किसको बोलते हैं, जब एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को या तो 14 दिनों के लिए अगर दे रही है तो नोटिस बोलते हैं, और इसी को टर्म कब बोलते हैं, 14 दिन से ज़्यादा के लिए जब होता है, मोर देन 14 डेज, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, टर्म मनी मार्केट। तीन तरह के होते हैं ये, कॉल मार्केट, नोटिस मार्केट और टर्म मनी मार्केट, ठीक है। कॉल मार्केट का मतलब कि एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए पैसा देगी, एक दिन से ज़्यादा के लिए, 2 से लेकर 14 दिन के लिए अगर दे रही है तो उसको नोटिस मनी मार्केट बोलते हैं, और उससे ज़्यादा के लिए 14 दिन से ज़्यादा के लिए देती है तो वो क्या होता है, टर्म मनी मार्केट। तो अब इसमें हमें कॉल मनी मार्केट पूछा, तो कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, एक दिन के लिए पैसा दिया जाता है, तो ऑप्शन ए आएगा आपका इसका। कॉल मनी मार्केट में तो एक ही दिन का आता है, 14 दिन के हिसाब से तो नोटिस में आता है। उन्होंने ए एंड बी दिया होगा इसका आंसर। वन डे का पूछा है, कॉल का पूछा है तो एक दिन के लिए ये। इफ बायर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड, ये कौन सा तरह का क्वेश्चन है।
अभी अपन जब कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन डेटर होता है और कौन क्रेडिटर होता है, बताओ। ये बायर है, ये सेलर है, ठीक है। सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन, अपन ने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेलर बोलता है कि तुम मेरा पेमेंट दे, वो बोलता है मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मैं उधारी पे माल खरीद रहा हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है ये रहा बिल। तो फिर जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ड्रॉई। ड्रॉवर कौन है, सेलर। ड्रॉई कौन है, बायर। तो यहाँ पे क्या पूछा, इफ बायर ऑफ द गुड्स, मतलब बायर ऑफ द गुड्स कौन होगा इसमें से, ड्रॉई। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स टू। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं ये भी हमने पढ़ा था। इंडिविजुअल्स जो हैं, ये बैंक्स क्या करती हैं, पैसा लेती हैं। किस किस से पैसा लेती हैं, पहला वो किसी इंडिविजुअल से पैसा ले सकती हैं, मतलब यूँ तो आरबीआई के पास जाती हैं पर वो आरबीआई तो उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, उतना देना नहीं है तो दूसरे सोर्सेज से वो पैसा उठाने की सोचती हैं। तो इंडिविजुअल से लिया मान लो, या कंपनीज से लिया, या फिर उन्होंने पीएसयू से लिया, ठीक है। अगर इनसे पैसा लेती हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स उसके बदले में इशू करती हैं बैंक्स, इसको सीओडीज कहते हैं। तो इन सबसे पैसा लेती है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ गया विच आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। सिक्योर्ड हमने क्या देखे थे, टी बिल्स जो थे वो सिक्योर्ड थे। अनसिक्योर्ड कौन से होंगे, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स है, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट का ये। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कोलैटरल लोन्स अगेंस्ट। कमर्शियल बैंक्स पैसा लोन दे सकती हैं किसके अगेंस्ट, बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि ये भी आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, तो ये तो दोनों के हिसाब से दे सकती हैं। तो सी आ गया ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। शायद अब हमारा पेस्टल एनालिसिस शायद बचा, उसके 5 हैं वो कवर कर लेते हैं। पेस्टल एनालिसिस के 5 क्वेश्चंस दिए, उनको कवर कर लेते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक्स का सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ये आपका जो यूनिट ऐड हुआ है ये इस बार ही ऐड हुआ है। पहला, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉफिट किसके बीच का डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू, या टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। बड़ा क्या होगा, प्रॉफिट अगर चाहिए तो बड़ा क्या होगा, हाँ अगर प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट बढ़ा हुआ होगा, तो और रेवेन्यू कम मिल रहा है तो लॉस होगा ना। हेलो मीटिंग एंड हो गई, चलो ठीक है।